Good morning, everyone. Hope you all are good. So, today we will start our exercise questions of chapter number 17, breathing and exchange of gases. So, let's get started with first question. Define vital capacity. What is its significance? मैंने आपको सारे लेक्चर्स में हर एक चीज़ पूरी डिटेल में बताई है. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. इसलिए इन क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग पहले लेक्चर वीडियो ज़रूर देखना. तो पहला क्वेश्चन है वाइटल कैपेसिटी और इसका सिग्निफिकेंस. वाइटल कैपेसिटी हमने पढ़ा था कि जितना बंदा एयर ले सकता है, सांस ली छोड़ी, उसके बाद सांस ली और धक्के से सांस छोड़ी, फोर्स एक्सपीरेशन जितना कर सकता है बंदा, उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं. उसकी कैपेसिटी है कितना मैक्सिमम वो एक्सक्रीट कर सकता है, दैट इज़ वाइटल कैपेसिटी. इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा डेली लाइफ में? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होगा, CO2 होगा, मेन ये भी लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है. और साथ में क्या होगा जब ऑक्सीजन जाएगी और CO2 बाहर निकलेगी? ग्लूकोज ऑक्सीडेशन होगा, अंदर के जो सब्सटेंस है वो इनहेल होंगे, अच्छे से ब्रेक डाउन होगा सब्सटेंस का. यही सिग्निफिकेंस है. सेकंड है स्टेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग. जो वॉल्यूम रह जाती है अंदर, उसको वैसे तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं, हमने पढ़ा है. जो हमारे अंदर हमने सांस ली छोड़ी उसके बाद भी वो रह गई तो वो रेसिडुअल वॉल्यूम होती है. और उसके बाद जो धक्के से ली और धक्के से छोड़ी उसके बाद भी रह गई वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हो गई. वो क्यों रहेगी? वो इसलिए रहेगी ताकि हमारे लंग्स जो है कोलैप्स ना हो जाए. और जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है वो एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम से मिलकर बनी. रेजिडुअल वॉल्यूम में ही सांस ली और छोड़ी उसके बाद जो रह गई एयर अंदर, और एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम जितनी एक्सक्रीट कर सकते थे उतनी कर दी बट फिर भी बच गई तो वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हो गया. सेकंड का आंसर ये है. थर्ड, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्कर इन द एल्वियोलर रीजन ओनली एंड नॉट इन अदर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. वाई? अच्छा क्वेश्चन है. एल्वियोलीज क्या होती हैं? बैलून स्ट्रक्चर होती हैं जिनके अंदर गैसेस जाती हैं और O2 ऑब्जॉर्ब करके CO2 बाहर एक्सक्रीट कर देती हैं. जो ब्रोंकाई है ना वो मेन बनी ही इसलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए. उनकी जो मेम्ब्रेन है वो थिक होती है. ठीक है. और जो उसके बाहर के बाकी पार्ट्स हैं उनकी क्या होती है? वो ब्लड कैपिलरीज होती है जिसमें ऑक्सीजन और CO2 ऑब्जॉर्ब वगैरह होती है और रिलीज होती है ना. तो उसमें यही मेन प्रोसेस है कि जो एल्वियोलाई में एक्सचेंज हो सकता है ना गैसेस का, वो बाकी किसी में हो ही नहीं सकता और सरफेस में. इसलिए जो गैसेस एक्सचेंज जो है एल्वियोलाई में होंगी, ना कि और रीजन रेस्पिरेटरी से रिलेटेड में. नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर CO2? मेजर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा ऑक्सीजन का? हमने जब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और CO2 पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है कार्बो हीमोग्लोबिन बनाती है ना. जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन अब्जॉर्ब, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो जाती है. 5 से 10% CO2 प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है बिकॉज वाटरी लिक्विड फॉर्म में जल्दी ऑक्सीजन बह जाती है. और कुछ अमाउंट में जो है बाइकार्बोनेट आयन बन के अंदर डिजोल्व होती है और कुछ कार्बोअमीनो हीमोग्लोबिन. ये 3 प्रोसेसेस हैं जिसके आगे भी बता रखे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में. नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the PO2 and PCO2 in the atmospheric air compared to those in alveolar air? यानी कि क्या होगा? तो जब PO2 और PCO2 को कंपेयर करें तो एल्वियोलर एयर में क्या होगा? PO2 इज़ हायर बट PCO2 इज़ लेसर. तो मे बी सेकेंड वाला पॉइंट सही होगा. क्यों है ऐसा? बिकॉज इसके पार्शियल प्रेशर है इनका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये आपस में डिफ्यूज हो जाती है. ऑक्सीजन परमिट्स करती है लंग्स की तरफ क्योंकि PO2 हाई है एटमोसफेयर एज कम्पेयर टू CO2. CO2 0.3% है जबकि ऑक्सीजन 21% है. कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज तो हो जाती है बॉडी में इसलिए, बस इसका लेवल जो है एटमोसफेयर में कम है इसलिए. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन अंडर द नॉर्मल कंडीशन. इंस्पिरेशन यानी कि सांस लेना नॉर्मल कंडीशन में. इंस्पिरेशन हमारा पहला टॉपिक था जब इसमें क्या था? सांस लेना लंग्स की तरफ लेके जाना, दैट इज़ इंस्पिरेशन. इसलिए क्या होता है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर की वजह से होता है एटमॉस्फेयर में. ये ऐसा क्यों होता है? जब ये हम सांस लेते हैं तो हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, एब्डोमिनल मसल्स हैं और डायफ्राग्राम है वो हेल्प करते हैं हमारे सांस लेने में. वो हेल्प करता है लंग्स को फैलने में, है ना. तो इसलिए इसको ही इंस्पिरेशन कहते हैं. ये डिफ्यूजन की वजह से होता है. बाहर जितना प्रेशर होगा उतना ही अंदर के अकॉर्डिंग लेना देना होता है इनका.
नेक्स्ट है हाउ इज रेस्पिरेशन रेगुलेटरी। लास्ट लेक्चर में ही कवर किया था ये। जो मेडुलर रीजन है ब्रेन का और पोन्स रीजन है वो रिदम सेंटर को सिग्नल पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है रेस्पिरेटरी प्रोसेस रेगुलेटेड हो जाता है और ये स्टॉप नहीं होता। जो भी इसके फैक्टर इफेक्ट करने वाले उनको भी यही सिग्नल पहुंचा के नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ PCO2 ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। PCO2 का क्या प्रोसेस है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में। हमने पढ़ा है कि जब हमारी PO2 हाई होगी एटमॉस्फेयर में और PCO2 लो होगी, हाइड्रोजन आयन कम होंगे, टेम्परेचर नॉर्मल होगा, तब जो है ऑक्सीजन जल्दी जल्दी बाइंड होगी, है ना। बट अगर वही उल्टा हो जाए, PCO2 ज़्यादा हो जाए और बाकी सब चीज़ें यही कंडीशंस डाउन हो जाए, तब क्या होगा, इसको डिसोसिएशन हो जाएगा ऑक्सीजन का, वो कंबाइन नहीं हो पाएगी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ, जिससे इफेक्ट पड़ेगा और हमारी पूरी बॉडी पे जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वट हैपन्स टू द रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन अ मैन गोइंग अप अ हिल। ये तो हम लोगों ने फील किया होगा जब हम लोग हिमाचल प्रदेश में या कहीं भी पहाड़ियों इलाके में जाते हैं, वहाँ पहाड़ियों पे चढ़ते हैं तो हमारी सांस कितनी डाउन होती है। हम तो खैर इतना ऊपर नहीं जाते, बट जो माउंटेन्स पे जाते हैं, जैसे कि संतोष यादव आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, माउंटेन पे जाती थी वो, माउंटेन पे गई है 2 बार, इंग्लिश का चैप्टर है। तो उसमें हमने देखा है कि ऊपर जाते जाते सांस कम होती है, ऑक्सीजन का लेवल कम है ऊपर, तो उस टाइम क्या होता है उनकी सांस बढ़ जाती है एक तरह से, उनको ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है बॉडी को, बट ऑक्सीजन पूरी तरह से मिल नहीं पाती हिल्स पे जाते हुए, है ना, क्योंकि जो ऑक्सीजन का प्रेशर है ऊपर जाके कम हो जाता है, जिससे क्या होगा हार्ट बीट तेज हो जाएगी आपकी और बॉडी पे डिमांड ज़्यादा है, तो यही होगा। तो हमने वैसे अपने हील्स छोड़ो, हमने ग्राउंड लेवल पे भी देखा, जब हम भागते हैं, बहुत तेज एथलीट्स होते हैं, तो उनको ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा हो जाती है, उनकी बॉडी को सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है, बट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उस टाइम भाग गए होते हैं, उनकी हार्ट बीट तेज होती है, उसके हिसाब से उनको ऑक्सीजन की डिमांड पूरी उस टाइम नहीं हो पाती, बट कुछ टाइम जब वो बैठ जाते हैं वो फिर उससे नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट, वट इज़ द साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज इन एन इंसेक्ट। इम्पोर्टेंट है, ये हम पढ़ भी चुके हैं। ट्रैकिया, है ना, ट्रैकिया ही है जो गैसेज एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है इन इंसेक्ट्स। ट्रैकिया जो है इंसेक्ट्स में, उनकी एक ओपनिंग होती है, स्पिरेकस इसको कहते हैं, जिससे क्या होती है एयर एंटर होती है। ये उनके एब्डोमेन की साइड लोकेट होते हैं। इनके पास पेयर होता है स्पिनेकल्स का, जो इनके एब्डोमेन के पास पाया जाता है। ये ट्रैकिया इनकी क्या होती है, स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जो टिश्यू लेवल तक ही पहुंच पाती हैं। इंसेक्ट्स है ना, छोटे हैं, जो ऑक्सीजन एंटर करती है ट्रैकिया के थ्रू इनमें, वो एक्सचेंज हो जाती है बाय डिफ्यूजन टू द टिश्यूज़, जिससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रैकिया पे जाती है टिश्यूज़ पे, वो बाहर निकल जाती है बॉडी से। ट्रैकिया से अंदर गई ऑक्सीजन और ट्रैकिया से ही बाहर गई CO2। छोटी बॉडी है, टिश्यू लेवल तक ही है। नेक्स्ट है डिफाइन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कैन यू सजेस्ट एनी रीजन फॉर इट्स सिग्मोइडल पैटर्न। हमने देखा था कि जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन का, तो एक कर्व बन रही थी जो सिग्मोइड कर्व बना रही थी, है ना। तो इसमें वो कह रहा है कि एक सिग्मोइड कर्व बनता है जब हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। वो इसलिए ही बनता है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो है हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है। 4 मॉलिक्यूल हमने पढ़े थे कि हर एक मॉलिक्यूल में एक आयरन है, हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ एक साथ कंबाइन होता है। तो जब पहला होता है साथ के साथ दूसरा होता है, इनकी बहुत रैपिड है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन जो है बहुत रैपिड है। तो ये जब जल्दी जल्दी होता है तो ये एस कर्व बनाता है। बट अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, मॉलिक्यूल बाइंडिंग के लिए अवेलेबल ना हो, जैसे हमारे में आयरन की कमी हो, तब ये सिचुएशन आती है, या तब आती है जब ऑक्सीजन की डिमांड हमारी बॉडी में ना हो, तो क्या होता है ये प्लेट्यू फेज ले लेता है। ठीक है, तो डिसोसिएशन कर्व जो है सिग्मोइड तब नहीं रहता, चेंज हो जाती है उसकी शेप। नेक्स्ट है हैव यू हियर्ड अबाउट हाइपोक्सिया, ट्राई टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया क्या होता है, ये एक कंडीशन है, क्लिनिकली कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है कोई बॉडी या पूरी कोई बॉडी या का पार्ट या पूरी बॉडी ही सप्लाई नहीं हो पाती उसमें ऑक्सीजन। ये 5 टाइप्स का होता है, साइटोटॉक्सिक, एनेमिक, हाइपोक्सिक, स्टेजनेंट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इनमें सिम्टम्स क्या होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही तो शॉर्टनेस ही होगी ब्रीथ की। हार्ट बीट तेज हो जाती है जब हमारी बॉडी पे ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो।
ब्रीदिंग रैपिड हो जाती है, फास्ट बट ऑक्सीजन की डिमांड तो है पूरी। एंसियस यानी कि हमारी परेशानी, एंसेशियस लेदरली, डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेटिंग, बात नहीं कर पाते, हाँफने लगते हैं। कन्फ्यूजन, हम सोच नहीं पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो हाइपोक्सिया यही बीमारी है जिसमें ये चीज़ें हमें दिक्कत करती हैं। इन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर करने को कहा था, तो इसलिए हमें इसके सिम्टम बताने पड़े, और किसके कारण से होता है ये भी हम देखेंगे। क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन की लेवल जो है कम होगी, इसलिए हो सकता है। जब हमने एक बीमारी बढ़ती है एम्फीशिया, जो स्मोकिंग से होती है, जब हमारी एल्वेओलाई जो साइट है मेन, वो ब्लॉक हो जाती है, उसकी ब्लॉकेज होती है, तो एम्फीसिया होता है। एम्फीसिया हो, अस्थमा हो, और या ब्रोंकाइज में कोई दिक्कत हो, तो हो सकता है हाइपोक्सिया, बिकॉज ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। मेन नाम ही इसका यही है। ये तब भी हो सकता है जब एनीमिया हो, हमें आरबीसीज की लैक हो, या कोई वायरस ने हमें अटैक किया हो, हमारी आरबीसी डिस्ट्रॉय कर दिया, तब भी हो सकता है ना। कुछ भी हो सकता है रीज़न तो। नेक्स्ट है distinguish between IRV and ERV, inspiratory capacity and expiratory capacity, vital capacity and total lung capacity। ये आप खुद करोगे और मुझे थोड़ा थोड़ा इसका कमेंट सेक्शन में बताओगे। IRV क्या होता है, ERV क्या होता है, इनका रीज़न क्या है, इनकी क्यों हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, हम ये नॉर्मल लाइफ में कब देख सकते हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इसमें क्या डिफरेंस है। वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, बहुत आसान है, जिसने मेरा वो वाला लेक्चर देख रखा है उसको ये आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, फाइंड आउट द टाइडल वॉल्यूम फॉर अ हेल्दी ह्यूमन इन एन आवर। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, सबसे पहला पॉइंट ही मैंने यही कराया था, टाइडल वॉल्यूम होती क्या है। नॉर्मल रेस्पिरेशन कह सकते हैं इसको, सांस ली छोड़ी। नॉर्मल बंदे ने 1 मिनट में 16 से 24 बार या 12 से 16 बार सांस ली, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। इसमें कितनी ऑक्सीजन उसने ली, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, सबको मिला के टाइडल वॉल्यूम एक पूरी बनती है। ये हो गया आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मैंने छुड़वाया है, वो आप लोग खुद करोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना नवा चैप्टर, जो भी हमारा होगा नेक्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का। That's all for today. Thank you. Thanks for watching.